ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। महान सौंदर्य, अत्यधिक ताकत और बहुत धन का वास्तव में कुछ खास उपयोग नहीं। एक सच्चा हृदय सबसे ऊपर है। ये किसने कहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। आभासी दुनिया में भरोसे का संकट। आजकल भरोसे का संकट और भरोसा करना बड़ा मुश्किल नहीं हो रहा है। भरोसे की बातें खूब हो रही हैं, लेकिन ये आप देखिए, एक समय था जब सूचनाएं समाज तक पहुंचने से पहले सत्यापन, संपादन और विवेक की अनेक कसौटियों से गुजरती थी। अखबारों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित समाचारों के पीछे पत्रकारिता की नैतिकता और संपादकीय उत्तरदायित्व होता था। सूचना का प्रभाव भले ही आज की तुलना में धीमा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका भरोसा था। मगर डिजिटल क्रांति ने संचार की इस पूरी संस्कृति को बदल दिया। आज कोई अफवाह, अधूरा वीडियो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार तस्वीर, किसी भाषण का काट छांट कर किया गया अंश या किसी गुमनाम व्यक्ति की पोस्ट कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। उसे सच भी मान लिया जाता है। ऐसी सामग्री के सही या गलत होने पर बहस बाद में होती है, लेकिन तब तक वह लोगों की सोच और सामाजिक धारणाओं को प्रभावित कर चुकी होती है। और इसलिए आज की सबसे बड़ी चुनौती केवल झूठी सूचनाओं का प्रसार ही नहीं, बल्कि सत्य के प्रति समाज के भरोसे का कमजोर पड़ना भी है। निसंदेह डिजिटल माध्यमों से संवाद को अधिक लोकतांत्रिक बनाना है। साधारण नागरिक भी घटना स्थल से तत्काल तस्वीरें और वीडियो साझा कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों का समन्वय तेज हुआ है। छोटे उद्यमियों को नए अवसर मिले हैं। कलाकारों और लेखकों को वैश्विक मंच मिला है तथा शिक्षा एवं शोध भौगोलिक सीमाओं से काफी हद तक मुक्त हुए हैं। और जिन समुदायों की आवाज कभी मुख्य धारा तक नहीं पहुंचती थी, उन्हें भी अपने विचार रखने का अवसर मिला है। मगर तकनीक की यही शक्ति उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई है। डिजिटल मंचों की कार्यप्रणाली का उद्देश्य अक्सर सत्य की खोज से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है, और इसलिए संतुलित विश्लेषण की तुलना में सनसनी, तरक की अपेक्षा भावनाएं और तथ्यों की तुलना में उत्तेजक सामग्री अधिक प्रभावशाली हो जाती है। क्रोध, भय और पूर्वाग्रह जैसी भावनाएं तेजी से फैलती हैं, जबकि संयमित और तथ्य आधारित व्याख्या पीछे छूट जाती है। लोग सोचने से पहले प्रतिक्रिया देने लगते हैं। भ्रामक सूचना कोई नई सामाजिक समस्या नहीं है। इतिहास अफवाहों, दुष्प्रचार और अतिशयोक्ति का साक्षी रहा है। अंतर केवल इतना है कि पहले झूठ को फैलने में समय लगता था, जबकि आज तकनीक ने उसे अभूतपूर्व गति और व्यापक पहुंच दे दी है। जब कोई असत्य बार बार दोहराया जाता है तो वह सच जैसा प्रतीत होने लगता है। अधिकांश लोग किसी संदेश को साझा करने से पहले उसके स्रोत की पड़ताल नहीं करते। झूठ सिर्फ इसलिए सफल नहीं होता कि उसके पीछे मिथ्या तर्कों का जाल बुना होता है, बल्कि इसलिए सफल होता है कि वह सत्य से पहले लोगों तक पहुंच जाता है। कहते नहीं है कि सत्य जब तक जूते पहन रहा होता है, जब तक आप देखते हैं कि असत्य पूरी दुनिया के चक्कर लगा लेता है और उनकी भावनाओं को प्रभावित करता है। इसके दुष्परिणाम का सार्वजनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। चुनाव के दौरान भ्रामक आंकड़े, संदर्भ से काटे गए वीडियो और दुष्प्रचार के अभियान मतदाताओं को भ्रमित करते हैं। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने कई बार सांप्रदायिक तनाव को भी जन्म दिया है, और इससे स्पष्ट है कि आभासी दुनिया में फैलाया गया झूठ वास्तविक दुनिया में गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया। डीप फेक ने वास्तविक और कृत्रिम के बीच की रेखा धुंधली कर दी है। किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरा और हावभाव को इतनी सहजता से बदला जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन हो जाता है। और इससे गलत सूचना का खतरा ही नहीं बढ़ता, बल्कि सामाजिक विश्वास की नींव भी कमजोर होती है। ऐसी स्थिति में समाधान संतुलित होना चाहिए और कठोर सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। डिजिटल मंचों को पूरी तरह अनियंत्रित छोड़ना भी उचित नहीं है, क्योंकि वे जनमत निर्माण की अत्यंत प्रभावशाली शक्ति बन चुके हैं। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच स्वस्थ संतुलन स्थापित करे। यदि सोशल मीडिया मंच पर किसी सामग्री को हटाया या सीमित किया जाता है तो प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष होनी चाहिए।
इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि तकनीकी कंपनियां अब केवल संचार का माध्यम नहीं है, वे समाज के वैचारिक परिवेश को आकार देने वाली संस्थाएं बन गई हैं। उनके डिजिटल ढांचे इस बात को प्रभावित करते हैं कि लोग क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे और किन विषयों पर चर्चा करेंगे, और इसलिए उन्हें अपनी कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी बनानी होगी। भारतीय भाषाओं में तथ्य जांच की सशक्त व्यवस्था विकसित करनी होगी, भ्रामक सामग्री पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित सामग्री को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना होगा। साथ ही सामग्री नियमन से जुड़े निर्णय स्वतंत्र निगरानी और सार्वजनिक समीक्षा के दायरे में होने चाहिए, और इस परिदृश्य में पारंपरिक पत्रकारिता की भूमिका भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सूचना की बाढ़ के दौर में केवल तथ्य प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है, उनके संदर्भ, पृष्ठभूमि और प्रभाव को समझना भी आवश्यक है, समझाना भी आवश्यक है। इसमें डिजिटल साक्षरता की भी अहम भूमिका है। नागरिकों को यह समझना जरूरी है कि कौन सी सूचना विश्वसनीय है, कौन सा वीडियो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया और कौन सी भाषा केवल भावनाएं भड़काने के लिए प्रयुक्त हुई है। किन तथ्यों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानी चाहिए। दरअसल आज आवश्यकता तत्काल प्रतिक्रिया देने के बजाय विचार पूर्वक निर्णय लेने की संस्कृति विकसित करने की है। हर सूचना पर तुरंत विश्वास करना जितना खतरनाक है उतना ही जोखिमपूर्ण है, उसे बिना कारण अनदेखा करना भी है। परिपक्व लोकतांत्रिक समाज वही है जहां नागरिक प्रश्न पूछते हैं, प्रमाण तलाशते हैं और पर्याप्त तथ्य उपलब्ध होने तक निर्णय सुरक्षित रखने का धैर्य रखते हैं। यह बौद्धिक धैर्य लोकतंत्र की बड़ी शक्ति है। आभासी दुनिया में भ्रामक सूचनाओं की चुनौती का समाधान सरकार, तकनीकी कंपनियों, मीडिया, शिक्षा जगत और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। सरकार को स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलित कानून बनाने होंगे। तकनीकी कंपनियों का सार्वजनिक विमर्श पर अपने प्रभाव को स्वीकार करते हुए अधिक जवाबदेह बनाना होगा। शिक्षा जगत को आलोचनात्मक चिंतन और डिजिटल साक्षरता को आवश्यक कौशल बनाना होगा। प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि वह केवल सूचना का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसके प्रसार की श्रृंखला का उत्तरदायी हिस्सा भी है। डिजिटल क्रांति ने मानवता को संवाद, सहयोग और नवाचार की असीम संभावनाएं थी, और इन उपलब्धियों को सुरक्षित रखने के लिए सत्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के प्रति समान प्रतिबद्धता आवश्यक है। अंततः प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास कितनी सूचनाएं उपलब्ध है, बल्कि यह है कि हम उनमें से किन पर विश्वास करते हैं, किन्हें परखते हैं और किन्हें आगे बढ़ाते हैं। यदि हम सनसनी के स्थान पर सत्य, आवेग के स्थान पर विवेक और टकराव के स्थान पर सार्थक संवाद को प्राथमिकता देंगे तो डिजिटल युग की चुनौतियां लोकतंत्र को कमजोर करने के बजाय उसे अधिक परिपक्व बनाएंगी। क्या करेंगी? परिपक्व बनाएंगे। और आप लोग अपनी राय जरूर बताया करिएगा। समानता का सम्मान। किसी भी देश की प्रगति का आकलन केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं किया जा सकता है। अगर हम किसी सामान्य नागरिक के भीतर आत्मसम्मान और गरिमा का भाव खोज पाते हैं, तभी यह कहा जा सकता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास के केंद्र में अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा हो तो वह प्रगति निश्चित ही सार्थक कही जा सकती है। आखिर देश के प्रतिनिधियों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व अपने नागरिकों की सेवा करना और उनके सम्मान की रक्षा करना ही तो होता है। अन्य योजनाओं का मूल्य भी अक्सर इसी बात से तय किया जा सकता है कि वे आम लोगों के जीवन और गरिमा को कितना बेहतर बना पाती है। एक लंबी यात्रा के दौरान किसी रेस्टोरेंट में अगर वाजिब दामों पर स्वच्छ भोजन हो, ये बैठने की व्यवस्था साफ सुथरी हो और शौचालयों की नियमित सफाई जैसे इंतजाम के बीच अगर संपन्न वर्ग के साथ और समान स्तर पर आम लोगों के लिए भी जगह हो तो थोड़ी हैरानी होती है, और ऐसे दृश्य कम ही देखने में आते हैं। गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं पहुंचना होता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भी एक जैसी होती हैं। स्वच्छ भोजन, सुरक्षित पेयजल, साफ शौचालय और कुछ देर आराम से बैठने की जगह कोई विलासिता की वस्तु नहीं है, बल्कि एक सम्मानपूर्वक जीवन की बुनियादी शर्त है। अक्सर हम विकास को बड़ी परियोजनाओं और आंकड़ों में खोजते हैं, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप उन छोटी छोटी सुविधाओं में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जिनका उपयोग हर नागरिक करता है। एक साफ बस अड्डा, एक सुरक्षित सार्वजनिक शौचालय, सरकारी अस्पताल में मानवीय व्यवहार या फिर किसी कार्यालय में बिना अपमान के अपना काम कर पाने का अनुभव, ये सब मिलकर व्यक्ति के भीतर यह विश्वास पैदा करते हैं कि वह इस देश में केवल एक संख्या नहीं बल्कि अधिकारों और गरिमा के साथ जीने वाला नागरिक है। आत्मसम्मान का यही भाव नागरिक और राष्ट्र के बीच विश्वास का आधार बनता है।
बनाता है। जब किसी व्यक्ति को केवल इसलिए गंदे शौचालय और प्रदूषित पेयजल, अस्वास्थ्यकर वातावरण स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़े कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो यह केवल उस व्यक्ति का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी अपमान है जिसने अपने नागरिकों की गरिमा की रक्षा को प्राथमिकता नहीं दी है। जब मनुष्य की सारी ऊर्जा केवल बुनियादी आवश्यकताओं को जुटाने में ही खर्च होने लगे, तब उसके भीतर नागरिक चेतना, सामाजिक जिम्मेदारियों और बेहतर जीवन के सपनों के लिए बहुत कम स्थान बचता है। ऐसे में उससे उच्च आदर्शों और सिविक सेंस या फिर नागरिक चेतना की अपेक्षा करना भी कुछ हद तक बेमानी प्रतीत होता है। और जिसके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का ही अभाव हो, तो उससे केवल उपदेशों के सहारे बेहतर नागरिक बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यही बात कामकाजी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के साथ होने वाले व्यवहार पर भी लागू होती है। उनके प्रति कठोर और अपमानजनक रवैया केवल व्यक्तिगत संवेदनहीनता का परिणाम नहीं है, बल्कि कई बार उन नियमों और व्यवस्थाओं के अभाव का भी परिणाम है जो उनके अधिकारों और हितों की रक्षा कर सके। बुनियादी कामगार, जिन पर देश की मजबूत नींव निर्भर करती है, उनका सम्मान, गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी समाज के संपन्न वर्ग की है। सुविधाओं की दृष्टि से यही बात वृद्धजनों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं पर भी लागू होती है। परेशानियों के बीच जीवन को सहज बनाए रखने का पूरा दायित्व केवल व्यक्ति के कंधों पर नहीं होना चाहिए, उसके आसपास के वातावरण में भी गर्मजोशी, सहानुभूति और सहायता के विकल्प स्वाभाविक रूप से मौजूद होने चाहिए। किसी समाज की संवेदनशीलता का आकलन इस बात से भी होता है कि वह अपने सबसे कमजोर और सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता रखने वाले लोगों के लिए कितना सहज और मानवीय वातावरण तैयार कर पाता है। शायद यही कारण है कि विकसित समाज की पहचान केवल उनकी समृद्धि से नहीं बल्कि उनकी संवेदनशीलता से भी होती है, और वहां सुविधाओं की गुणवत्ता व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार नहीं बदलती। एक सामान्य नागरिक के लिए भी वही स्वच्छता, वही व्यवस्था, वही शालीन व्यवहार सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। विलासिता और भव्यता से जुड़े काम को सेठ साहूकार हमेशा से करते आए हैं। किसी राष्ट्र की वास्तविक पहचान भव्य आयोजन से नहीं बनती बल्कि उन साधारण स्थानों से बनती है जहां एक सामान्य नागरिक बिना किसी हीन भावना के बैठ सके, स्वच्छ पानी पी सके, सम्मानपूर्वक शौचालय का उपयोग कर सके, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके, या महसूस कर सके कि इस देश में उसकी प्रतिष्ठा का मूल उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके नागरिक होने से तय होता है। देश भले ही विकास की धीमी रफ्तार पर हो, पर उसके प्रयासों का सही दिशा में होना आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आखिर किसी राष्ट्र की सफलता का वास्तविक पैमाना उसकी संपन्नता नहीं बल्कि वह आदर है जिसे वहां का सबसे साधारण व्यक्ति भी अपने हिस्से का अधिकार समझकर महसूस करता है। क्या करता है? महसूस करता है। ये आप देखिए टिप्पणियां हैं, देखना हो तो देख सकते हैं, आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नाहक अड़चन, प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के प्रति पुलिस का जो रवैया देखा गया, उसकी वजह से उस पर काफी सवाल उठे। और इससे ज्यादा अफसोसजनक और क्या हो सकता है कि एक लोकतांत्रिक विरोध को रोकने की मंशा से पुलिस ने कई स्तर पर बेरहमी की हदें पार की और प्रदर्शनकारियों पर इस तरह के बल प्रयोग भी हुए और जिसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। मसलन लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की तेज धार का प्रयोग करते हुए तो कोई नरमी नहीं ही बरती गई। ऐसे आरोप भी सामने आए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन चलाई। जाहिर है कि यह अपने आप में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसमें नागरिक अधिकारों के लिहाज से एक बेहद चिंताजनक स्थिति थी कि विद्यार्थियों के भविष्य के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन को देश के सामने खड़े हो गए किसी गंभीर संकट की तरह देखा गया। पुलिस महकमे के रवैये का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब पैलेट गन के छर्रे से पीड़ित युवक ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए तो उसकी भी अलग अलग स्तर पर उपेक्षा की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सक्रियता का क्या यह रूप होता है? अगर कोई पीड़ित एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो उसे अपनी उपेक्षा की एक नई पीड़ा का सामना करना पड़े। क्या यही वह पहला बाधित दरवाजा नहीं है जहां से न्याय को हो पाने की उम्मीद धुंधली होने शुरू होती है?
यह पुलिस महकमे के लिए असहज होने और शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि पैलेट गन से पीड़ित युवक की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पहल करनी पड़ी। हालांकि इसके बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में जिस तरह की टालमटोल की गई, उससे यही लगता है कि पुलिस की कार्यशैली में काफी सुधार की जरूरत है। गौरतलब है कि पैलेट गन के छर्रे से पीड़ित युवक के साथ इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जब राहुल गांधी खुद गए तो एक तरह से उनकी भी उपेक्षा की गई और इसी के विरोध में उन्हें वहां धरने पर बैठना पड़ा। राहुल गांधी के 7 घंटे तक धरने के बाद आखिरकार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। यह तब है जब अस्पतालों की रिपोर्टों में युवकों के पैलेट गन से घायल होने को लेकर सब कुछ स्पष्ट था। सवाल है कि घटना और उसके संबंध में साक्ष्य के स्पष्ट होने के बावजूद पुलिस ने आखिर इतना टालमटोल किस वजह से किया? क्या इसके पीछे कोई परोक्ष दबाव काम कर रहा था? यह सही है कि कुछ घटनाओं में एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस को कानूनी तकाजों के लिहाज से कई स्तर पर एहतियात बरतनी पड़ती है, मगर क्या इस क्रम में न्याय की राह बाधित होने को उचित कहा जा सकता है? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े थानों में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ही तैयार होते हैं। इससे यह भी समझा जा सकता है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में कितने वैसे मामले शामिल नहीं हो पाते हैं जिनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। इस समूचे मामले में एक अहम पहलू यह है कि जब राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत दखल रखने वाले एक नेता की पहल पर किसी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने में इतनी मुश्किल पेश आती है तो आम नागरिकों को इसके लिए किस जद्दोजहद से गुजरना पड़ता होगा। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर बताया करिएगा इस तरह के टॉपिक पर। जानलेवा लापरवाही। देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी एवं जर्जर इमारतें आम लोगों के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। कई बार स्थानीय प्रशासन की ओर से ऐसी इमारतों को असुरक्षित तो घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्हें खाली कराने में कोई तत्परता या गंभीरता नजर नहीं आती है। यही नहीं, कई दफा जर्जर भवन को मालिक खुद ही गिरा देते हैं, लेकिन इस कार्य में सुरक्षा के माकूल प्रबंधों का अभाव भी हादसे का कारण बन जाता है। ऐसी एक घटना बीते शुक्रवार को दिल्ली के करोल बाग इलाके में हुई, जब पुरानी 2 मंजिला इमारत के ध्वस्तीकरण के दौरान एक श्रमिक की जान चली गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए। पुलिस के मुताबिक इस इमारत को गिराने के लिए सरकार के संबंधित महकमे से अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में सवाल है कि अगर नियमों और सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जाती है तो क्या इसके लिए विभागीय अधिकारियों को भी जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए? गौरतलब है कि पुराने खस्ताहाल मकान हर साल खासकर बरसात के मौसम में लोगों की जान के लिए खतरा बन जाते हैं। यह समस्या खासतौर पर उन शहरों में ज्यादा गंभीर है जहां घनी आबादी और पुरानी बस्तियां हैं। देश भर में जर्जर इमारतों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी दस्तावेज में असुरक्षित घोषित करने की व्यवस्था पहले से मौजूद है, मगर स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान कम ही जाता है और जिन पुराने भवनों को असुरक्षित घोषित किया जाता है उन्हें खाली कराने, गिराने या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी वर्षों तक अटकी रहती है। यह विभागीय लापरवाही का ही नतीजा होता है कि ऐसी इमारतें कई बार हादसों का कारण बन जाती हैं। सवाल यह भी है कि करोल बाग इलाके में इमारत का ध्वस्तीकरण विभागीय अनुमति के बिना कैसे हो रहा था? जर्जर भवनों की पहचान करना, उन्हें गिराने के कार्य की निगरानी करना किसकी जिम्मेदारी है? कायदे से असुरक्षित इमारतों का नियमित वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना चाहिए, उनकी श्रेणीबद्ध सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए, साथ ही उन्हें खाली कराने और गिराने के लिए स्पष्ट नीति योजना का होना भी जरूरी है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।